So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So, I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपके IIT जैम 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑसिलेशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में। सो आज का जो हमारा बेसिकली टारगेट रहेगा वो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वहां पर कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड होते हैं, या स्प्रिंग को आप कॉलिजन से कनेक्ट कर देते हो, या फिर इसमें हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, राइट, या फिर फ्रिक्वेंसी क्या होगी अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दिए जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। उस हर तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सो इसी के साथ चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें क्या होता है, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो स्प्रिंग मास सिस्टम ही नहीं, अगर आपका कोई भी सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या फिर टॉरेशनल पेंडुलम, किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आपकी एक ही अप्रोच रहेगी, और वो क्या होगी। देखिए, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहला क्या फाइंड आउट करेंगे हम, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम जब पोजीशन आप फाइंड आउट करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या मिलेगा तुम्हें। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है भाई जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना। सेकंड हमारा क्या होगा, जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये इस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट by small displacement x। ठीक है, और फिर वहां हमारा टारगेट क्या होगा कि एफ नेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। तो इसके साथ यहाँ पर जो भी आप कांस्टेंट देखेंगे, जो भी यहाँ पर आपके साथ जो फैक्टर आ रहा होगा, दैट विल रिप्रेजेंट योर स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के। और अगर हमें k मिल चुका है तो टाइम पीरियड हम जानते हैं, उस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2πm/k। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, एंड देन वी विल एबल टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में ही हम ऐसा कर रहे होंगे कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। बाद में जैसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हम क्यों निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर उसको आप पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट अगर आप सेकेंड स्टेप को भी सॉल्व करोगे, तब भी आप आराम से सोल्यूशन तक पहुँच जाओगे। सो इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले एक हम बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए, जैसे कि हमने अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं हम, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखना क्या होगा यहाँ पर अगर मैं कहती हूं कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब ये अब ऐसा नहीं है कि हवा में रखा है, ये किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, करेक्ट। इसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, स्प्रिंग रिलैक्स का मतलब होता है कि कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, ना इसके अंदर कोई इलोंगेशन है, ना इसके अंदर कोई कंप्रेशन है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, मीन्स स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया।
इसको जब आप डिस्प्लेस करोगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर आपको पता है एक इसके ऊपर फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको x अमाउंट डिस्प्लेस करते हो इस ऑब्जेक्ट को तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट इज बेसिकली f इक्वल्स टू माइनस kx। तो इस केस में आपको पता ही है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट m बाई k। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हुआ एक जनरल डिस्कशन अबाउट द स्प्रिंग मास सिस्टम। अब मैं क्या करती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसके अंदर मैं कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करती हूँ। ये समझिए कि एक बॉक्स है ना, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और अब आपने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर जाके स्प्रिंग मास सिस्टम को रख दिया। इस बॉक्स के अंदर जाके आपने इस स्प्रिंग मास सिस्टम को रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। इसी का पार्ट भी, इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम। ठीक है, अब वो कांस्टेंट फोर्स आपने किसके टर्म्स में अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है कि वो कांस्टेंट फोर्स अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये आपका स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया। और ये कांस्टेंट फोर्स किस टर्म में अप्लाई किया मैंने, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मान लो मैंने अब इसको एक ऐसे एक बॉक्स में रख दिया जिसके अंदर कुछ लाइक 10 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, उस ऐसे बॉक्स के अंदर मैंने इसको रख दिया है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसके ऊपर मान लो कुछ चार्ज q। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज QE। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो क्या होगा, QE। इसके ऊपर मास m है और यहाँ आपने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एंड दैट इज QE। इस फोर्स की वजह से होगा क्या कि अब ये जो आपका मास है, ये जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। इस डिस्टर्बेंस की वजह से अब इसका जो मैंने क्या बोला बेसिकली मास जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। बेसिकली आपकी स्प्रिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। इलोंगेट होने की वजह से मान लिया ये कुछ x0 यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई, ये कुछ x0 यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई। कितना डिस्प्लेस हो गया ये ऑब्जेक्ट आपका, कुछ x0 अमाउंट डिस्प्लेस हो गया। अब ये किस वजह से डिस्प्लेस हुआ, ये आपने जो कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया उसकी वजह से। नाउ दिस इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन, तो अब इसके लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अब यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा बैक डायरेक्शन में एंड दैट इज kx0। इसके अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस QE इज इक्वल्स टू kx0। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। करेक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आपने इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि पहले वो एक अपना ओरिजिनल पोजीशन पे था, पर जैसे ही आपने इसको ऐसे कंटेनर में रखा या कैसे बॉक्स में रखा जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हल्का सा ये मास डिस्प्लेस हो गया। अब जाके यहाँ पर ये रेस्ट में बैठ गए। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है कि उसको हम थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करें। तो हम देखें उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसको फर्दर एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये मेरी स्प्रिंग और इलोंगेट होके यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये मेरी स्प्रिंग और इलोंगेट होके यहाँ पर आ गई। तो अब क्या हुआ भाई, अब ये कितना डिस्प्लेस हो गई फर्दर, ये अब फर्दर एक्स और डिस्प्लेस हो गई, है ना, ये फर्दर एक्स और डिस्प्लेस हो गई। तो अब आप ये देखिए कि आप अगर अब एक्स और डिस्प्लेस करोगे तो टोटल स्प्रिंग कितनी ज्यादा खुल चुकी है ना। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स स्प्रिंग लगा रही होगी वो कितना होगा, x प्लस x0, और इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर ये वाला फोर्स लग ही रहा है। तो अब अगर मैं देखूं तो एफ नेट क्या लग रहा है इसके ऊपर, एफ नेट क्या लग रहा है, बेसिकली QE
माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और के एक्स प्लस एक्स नॉट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब तो अगर आप देखो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई माइनस के एक्स नॉट, और के एक्स नॉट क्यू ई के बराबर है, तो आपके पास एफ नेट क्या आया, माइनस के एक्स। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आई, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो चाहे मत करो, हमारा टाइम पीरियड जब आप निकालने जाओगे ना, जब उसके ऊपर नेट फोर्स निकालोगे, वो टर्म क्या होती है आपकी, कैंसिल हो जाती है। आगे भी आप सभी क्वेश्चंस में ये देखोगे, ये जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ना, लास्ट में कैंसिल हो जाती है। सो इसीलिए आप सेकंड स्टेप से भी करते हो कि आपने डायरेक्ट इसको एक्स डिस्प्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्स डिस्प्लेस करते तो इसके ऊपर दो ही फोर्सेस लगते, एक स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको फिर से यही देखने को मिलता। ठीक है, इसके आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली यही आपको फिर से देखने को मिलता। तो आप चाहे इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो चाहे मत करो, अल्टीमेटली यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि आपका जो टाइम पीरियड है वो इस फोर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा जो आपने अप्लाई किया था, लेकिन जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना वो डिपेंड कर रही थी। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ही कर दिया जाता है कि आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तब तो आपको निकालना पड़ेगा, तब तो आपको ये जो आपने स्टेप फर्स्ट किया करना पड़ेगा। अगर हमें केवल टाइम पीरियड निकालना है तो जस्ट उसको एक्स डिस्प्लेस करो, आपको पता है स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा के एक्स और उसके बराबर ही आ जाएगा, बस सीधी सी बात। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि इन स्प्रिंग मास सिस्टम इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, then equilibrium position got shift, but time period will remain same. ठीक है, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं अगर आप वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हो तो वहां पे क्या होगा। ये मैंने इससे मास m कनेक्ट कर दिया। अब ये एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरी एक स्प्रिंग होगी, इससे जैसे ही मैं वेट कनेक्ट करूंगी, स्प्रिंग क्या होगी, पहले हल्के से नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, फिर वो धीरे धीरे अपना इक्विलिब्रियम अटेन करती है। अगर इससे आप कोई भी मास कनेक्ट करोगे, वो जैसे ही मास कनेक्ट करोगे तुरंत वेट की वजह से वो नीचे जाती है, पहले स्ट्रेच होती है ना, फिर उसके बाद हल्का सा ऑसिलेट करती है और फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पर वो नीचे क्यों गई, क्योंकि उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, दैट इज इट्स वेट। क्या लग रहा था, उसका वेट। तो उस वेट की वजह से ये हल्की सी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो मैंने मान लिया वो लगभग कितना डिस्प्लेस कर गई, एक्स नॉट। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एम जी। तो अगर ये हल्का सा डिस्प्लेस की तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज योर के एक्स नॉट। तो एट इक्विलिब्रियम क्या देखोगे आप लोग, एट इक्विलिब्रियम के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी। के एक्स नॉट किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, नेक्स्ट काम होता है हमारा भाई इसको एक्स डिस्प्लेस कराना। तो अब मैंने क्या किया, इसको एक्स और डिस्प्लेस करा दिया। भाई तुम यहाँ चलो, अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम एक्स और डिस्प्लेस हो जाओ। अब तुम यहाँ पहुँच गए, अब एम जी तो इस पर अभी भी लग रहा है। अब देखा जाए तो आपकी स्प्रिंग कितना एक्स खुल चुकी है, एक्स नॉट प्लस एक्स। तो अब जो ये फोर्स लगाएगी वो कितना होगा, के एक्स प्लस एक्स
नॉट, है ना। तो एफ नेट अगर मैं देखूं, अब एफ नेट अब क्या हो जाएगा, अब होगा mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। आपने डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में किया इसलिए मैंने mg को पहले लिखा है। तो यहाँ पर देखिए mg माइनस के एक्स नॉट, फिर से आपको पता है mg और के एक्स नॉट बराबर है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब आप वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में किसी भी मास को जैसे ही कनेक्ट करते हो तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना शिफ्ट होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली एक्स नॉट पॉइंट है जहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी बाय में के, ये होगी वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं या फिर मैं बोलूँ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल डायरेक्शन में है, आपकी केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो रही है, आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी फिर से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट m बाई k। ठीक है, सो ये है आपका बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें हमने कौन सा केस डिस्कस किया अभी, जहां पर आप बात कर रहे हो कांस्टेंट फोर्स की। ओके, ठीक है। क्या इतना ही है हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम? तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, अब हम बात करेंगे एक पुली के साथ अगर हम स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे, जब हम पुली के साथ अगर स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा भाई। ये आपकी पुली है, ये मासलेस पुली है, ये ध्यान रखना, और ये एक रिजिड सपोर्ट से ऊपर से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने इसके पास एक स्प्रिंग लगा दी है और ये एक रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ इसका मास m कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ इसका मास m कनेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपने क्या किया है, इस पुली को एक बेसिकली रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इस वाली स्ट्रिंग में मास m अटैच करोगे तो ये क्या होगा भाई, स्ट्रिंग नीचे की तरफ जाएगी। अब ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी तो यहाँ से जो आपकी स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ खींचेगी, तभी तो ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, है ना। तो ये अगर नीचे आएगी कुछ एक्स नोट, करेक्ट, क्योंकि इसके वेट की वजह से, तो ये एक्स नोट क्या होगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इसके वजह से इसके अंदर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के एक्स नोट। तो अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स mg लग रहा है। अब ये स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर टेंशन T लग रहा होगा। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, इस मास के लिए, तो T किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। अब ये कैसी पुली है, मासलेस पुली है। मासलेस पुली है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। कहने का मतलब जितना फोर्स इसके इस आर्म पे लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, है ना। अब जितना फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ टेंशन कितना है, mg के बराबर है। तो ये टेंशन किसके बराबर होगा, इस स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये मासलेस है तो इसका जितना फोर्स इस वाली आर्म में लग रहा है इससे कनेक्टेड, उतना ही फोर्स इस वाली आर्म में भी लगेगा। ठीक है, इस वाली साइड में भी लगेगा। तो यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर फोर्स कितना है, के एक्स नोट है। तो T किसके बराबर हो गया, के एक्स नोट के बराबर हो गया। और ये T किसके बराबर था, mg के बराबर। तो mg इज इक्वल्स टू के एक्स नोट हो गया। ये कहाँ पर हुआ, एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पर हुआ, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ऐसा हो रहा है। नाउ हमारा काम क्या है, अगेन इसको x डिस्प्लेस कराना। चलिए भैया इसको x और डिस्प्लेस करा देते हैं, और ये अब यहाँ पर पहुँच गया है। अब आपने कितना डिस्प्लेस करा दिया है, x। अगेन वेट तो भाई इसका नीचे की तरफ लग ही रहा है, नो डाउट। अब अगर आप देखो तो अगर इसको आप x और खींचोगे तो ये स्प्रिंग x और खींचेगी। तो भाई चलो भाई ये और खिंच गई है, x सब मान लो यहाँ पहुँच गई है खिंच के, और ये x और इलोंगेट हो चुकी है। तो अब टोटल स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, अब टोटल स्प्रिंग फोर्स कुछ मान के चल लेते हैं हम भाई, के एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा होगा,
है ना। तो अब मैं अगर नेट फोर्स की बात करूं तो अब नेट फोर्स कितना होगा। देखिए अब की बार अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर अब जब आपने इसको एक्स और स्ट्रेच किया है तो अब की बार जो आपका टेंशन होगा ना वो कुछ अलग होगा। चलिए बाद वाला फिगर मैं फिर से बना देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये आपकी पुली है और भाई ये हमारी स्प्रिंग है जो बहुत हद तक स्ट्रेच हो चुकी है और ये आपका मास m है जो पहले एक्स नॉट डिस्प्लेस हुआ था और ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी जो पहले एक्स नॉट डिस्प्लेस हुआ था और अब उसको मैंने एक्स और डिस्प्लेस कर दिया है। ऐसा करने से इसके अंदर यहाँ जो टेंशन टी डैश आया और इसका वेट कुछ mg लग रहा है और इसकी ये कितना स्ट्रेच हो गई, इसके अंदर जो फोर्स आ रहा है एक्स नॉट प्लस एक्स, ये कितना स्ट्रेच हो गई भाई, एक्स प्लस एक्स नॉट इलोंगेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा तो अब आपको क्लियरली इस डायग्राम में समझ आ जाएगा। सो एफ नेट देखिए आप इसी के ऊपर फोर्स देखोगे, इसके ऊपर तो अगेन नेट फोर्स 0 है क्योंकि ये कैसी पुली है, मासलेस पुली है। ये ध्यान रखना ये पुली कैसी है, मासलेस पुली है। जब इसका मास आएगा तब हम बात करेंगे, जब हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसका नेट फोर्स देखूँ तो mg माइनस टी डैश। अब बात आती है टी डैश क्या होगा। अगेन आपकी पुली कैसी है, मासलेस है, इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। तो जितना फोर्स पुली के एक आर्म पर लग रहा है उतना ही दूसरी आर्म पे भी लगेगा, जितना एक तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरी तरफ भी लगेगा। एक तरफ फोर्स टी डैश लग रहा है, दूसरी तरफ फोर्स क्या लग रहा है, के एक्स प्लस एक्स नॉट, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर टी डैश किसके बराबर है, के एक्स प्लस एक्स नॉट के बराबर है। ठीक है, के एक्स प्लस एक्स नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एफ नेट क्या हो गया, एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, एम जी माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट। एम जी को के एक्स नॉट ने फिर से कैंसिल कर दिया भाई, एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया इन केस ऑफ अगेन पुली स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है भैया, तो यहाँ पे भी अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर भी अगर आप अपना टाइम पीरियड निकालोगे तो 2 पाई रूट m बाई के, सेम टाइम पीरियड के। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे दिए जाए कि सीरीज में है या पैरेलल में है तो क्या होगा। तो हम सबसे पहली बात तो कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात ये होगी, पहली बात नंबर अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो ये होगा कि जो स्प्रिंग होगी एक एंड से वो अटैच होगी मास के साथ और दूसरे एंड से वो अटैच होगी एक रिजिड सपोर्ट के साथ। कभी ऐसा शायद हो सकता है कि ऐसा ना दिखे आपको कि भाई एक एंड मास से कनेक्ट है, एक एंड आपका रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है, पर एक चीज जो आपको कॉमनली दिखेगी वो ये होगा कि जितनी भी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होंगी उन सभी स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशंस आएंगी या कंप्रेशन होगा वो सब के अंदर सेम होगा। ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो इलोंगेशन होगी या कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर वो सेम होगा। ठीक है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही एक पहचान है कि भाई आपका जो इलोंगेशन होगी या फिर कंप्रेशन होगा will be same in all spring, सभी स्प्रिंग में आपका कंप्रेशन और इलोंगेशन सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम होगा, जैसे कि ये आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है पैरेलल में, यहाँ पर इसका K1 है, यहाँ पर K2 है। तो जैसे ही अब आप इस मास
एम को डिस्प्लेस करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट इसमें है वही डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है, तो दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, K1 प्लस K2। जैसे कैपेसिटर में होता है ना कि पैरेलल में दोनों ऐड होते हैं और सीरीज में रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते हैं, ठीक है। सेम अगर अब मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में यू विल फाउंड कि जो फोर्स होगा, जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा, वो सभी स्प्रिंग में सेम होगा। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो सभी स्प्रिंग में सेम होगा। रीस्टोरिंग फोर्स will be same in all springs, ठीक है। जो भी पैरेलल में होंगे उन सभी स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स क्या दिखेगा, हमें सेम दिखाई देगा। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है और फिर ये दूसरी स्प्रिंग है और ये आपका मास है, तो जो फोर्स इसमें होगा वही फोर्स इसमें भी होगा। तो यहाँ पर अगर ये K1 है, ये K2 है, तो 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो अब इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन सिखाए गए हैं। एक में आप देख पा रहे होंगे कि दो सीरीज एक साथ कनेक्टेड है, उसके बाद वो मास से कनेक्टेड है। तो ये तो देखने से ही हमें पता चल गया कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सेकंड वाला कैसा कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक एंड मास से कनेक्टेड है, एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सारी स्प्रिंग्स होती हैं उसमें एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, एक एंड मास से कनेक्टेड होता है, सभी जितनी भी टोटल स्प्रिंग्स होगी उनका। या फिर ये देखो कि दोनों में फोर्सेस सेम। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज, और ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल, करेक्ट। तो सीरीज में आपका 1 बाई के इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर 1 बाई के इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई 4k प्लस 1 बाई 6k, यही होगा। तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इज, भाई 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो आप इट्स बिकम 12, ठीक है, इट्स बिकम 12, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपके पास 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 5 बाई 12k, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12 बाई 5k। टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो 2 पाई रूट m बाई k की वैल्यू 12, 5, ये t1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम t2 निकाल लेते हैं। t2 अगर निकालना है तो उसके लिए आपको पहले k इक्विवेलेंट निकालना होगा। इसके लिए अगर आप देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 6k प्लस 4k एंड इट्स बिकम 10k। तो यहाँ पर अगर t2 की वैल्यू में देखूँ तो इट्स बिकम 2 पाई m बाई 10k। मुझे क्या निकालना था, t1 बाई t2 निकालना था। हम रेशो ले लेते हैं, तो t1 बाई t2 अगर मैं देखूँ तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और इसके अलावा आपके पास क्या बचा है, 5m बाय में 12k, करेक्ट, और m बाय में 10k। तो एक आप देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5m अपॉन में 12k m 10k, ठीक है। तो ये k से k कैंसिल, m से m कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल और ये 6 पे कैंसिल, 25 अपॉन में 6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
√25/6। ये आपका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड आ गया। कैसे निकाला, एक बार रिपीट कर रही हूँ। 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, ठीक है। 4 और 6 का भाई हम एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। 12 के आएगा, फिर 4 3 12, 6 2 12, यहाँ से 5/12, 12/5 आ गया, तो इट्स बिकम 5/12, और यहाँ पे आ रहा है ये 5/10, सॉरी m/10, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारी कुछ ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया गया है और आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है K/m, तो आपको क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर जितनी भी स्प्रिंग्स है वो सारी एक एंड उनका रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है, एक एंड उनका मास से कनेक्ट है। और चाहे आप इसको डिस्प्लेस करके भी देख लो, अगर मैं इस मास m को डिस्प्लेस करूँ नीचे की तरफ, तो ये जितना कंप्रेस होगी उतना ही ये दोनों स्प्रिंग इलोंगेट होगी। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इससे आसान तो कोई भी क्वेश्चन नहीं। फिर K इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 + K2 + K3, है ना। तो यहाँ पर K1 की वैल्यू 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, तो इट्स बिकम 12 K, करेक्ट। तो अब मैं ओमेगा निकालना था भाई मुझे, 12 K/m, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। सारे सीधे सीधे देख लिए अभी, अब देखते हैं हम थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये, आपको एक यहाँ पर एक दो स्प्रिंग एक किसी वेज शेप के बॉडी के साथ कनेक्टेड है जिसका मास कुछ m है, ठीक है। और इसमें ये जो वेज का जो एंगल दिया गया है, दिस इज 45 डिग्री। आपको क्या कह रहा है यहाँ कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय x, देन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम। जब आप इसको x डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। जब आप इसको x डिस्प्लेस करोगे, पहले तो ये सोचो कि क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए जब आप इसको x डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर क्या होगा भाई, फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, नो डाउट, वो कि x के बराबर होगा। लेकिन ये वाली जो स्प्रिंग है ना आपकी बात, ये सीधी स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, ना तो ये सीधा वर्टिकली कनेक्टेड है, ना ये सीधा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड है टाइप सम एंगल, है ना। तो इसके अंदर जो इलोंगेशन आएगी वो भी कुछ एंगल पे ही आएगी, राइट। तो इसके अंदर इलोंगेशन कुछ एंगल पे आ रही है, तो इसका मतलब इलोंगेशन तो इनमें सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x है बट इसके अंदर x नहीं, कुछ कंपोनेंट आएगा उसका, तो इसका मतलब इलोंगेशन सेम नहीं है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अब यहाँ पर फोर्स kx लग रहा है, अब आपको पता है यहाँ कुछ कंपोनेंट आ गया x में, तो फोर्स भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो फोर्स भी अलग अलग है। तो ना तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है, ना यहाँ फोर्स सेम है, तो ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेसिकली कोई है ही नहीं, ना सीरीज है ना पैरेलल है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आपने इसको x डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर तो सीधा सीधा kx फोर्स लग गया, पर समस्या है इस वाली स्प्रिंग की, ये जो है ना इधर जो एक एंगल पे है, इसका क्या होगा। देखिए जब आपने इसको x डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, जब आप इसको x डिस्प्लेस कर रहे हो तो अब आपकी स्प्रिंग, ये जो वेज शेप का जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पहुंच चुका है, राइट, है ना, यहाँ पहुंच गया होगा डिस्प्लेस करने के बाद, ठीक है, नो डाउट। तो अब आपकी स्प्रिंग जो होगी वो ऐसे इलोंगेट हुई होगी, तो ये है आपकी स्प्रिंग की इलोंगेशन। आपको ये वाली इलोंगेशन निकालनी है। आपको कौन सी पता है, आपको तो ये पता है ना, आपने तो इसको इस तरीके से मूव कराया है x, आपको ये वाली चाहिए जो मैंने येलो कलर से बनाई है ना, आपको ये वाली इलोंगेशन चाहिए भाई, ये वाली इलोंगेशन, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पर देखना, ये आपने डिस्प्लेस किया है, ये आपसे पूछा गया है, और ये एंगल अब आपको पता है, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा
45 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा एंड दिस विल बिकम x cos 45। तो इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है x cos 45। तो अब ये स्प्रिंग इस तरीके से इतना इलोंगेट हुई है, तो इसके अंदर फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग के अंदर, नो डाउट। और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा kx cos 45। तो यहां पर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है kx, एक फोर्स ऐसे लग रहा है kx cos 45, राइट। अब आप इन दोनों का क्या चाहते हो, नेट फोर्स निकालना। तो अगर मैं देख लूँ इसका ये कंपोनेंट क्या आ रहा है, बस निकल जाएगा फिर मेरे लिए, तो आराम से ऐड हो जाएगा, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में आपको पता है ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर फोर्स का क्या कॉम्पोनेंट आ जाएगा, कुछ मैंने इसको एफ डैश से रिप्रेजेंट कर दिया अभी के लिए, एफ डैश कोस 45। यहाँ पर इस फोर्स को मैंने एफ डैश बोला है, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ डैश कोस 45। ठीक है, अब आपको एफ नेट निकालना है, निकाल लो, के एक्स प्लस एफ डैश कोस 45। एफ डैश के अंदर एक ऑलरेडी कोस 45 प्रेजेंट है, तो के एक्स प्लस के एक्स कोस 45 cos 45, kx plus kx cos 45 is 1 by root 2, उसका स्क्वायर करोगे 2 बन जाएगा, इट्स बिकम 3kx by 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 3kx by 2। तो एफ नेट आ गया है हमारे पास, और एफ नेट कितना आ रहा है 3kx by 2। तो ये क्या हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट। हमें टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट 2m अपॉन में k। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे किया एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हल्का सा देख लेना। आपने इसको डिस्प्लेस किया बाय x, तो अब ये जो डॉटेड लाइन से है, नाउ आपका वेज जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। अगर आपने इसको x कंप्रेस किया तो इस वाली स्प्रिंग ने तो kx फोर्स लगा दिया, पर समस्या हमारी यहाँ पर आई। तो ये जो है वो कितना इलोंगेट हुई, जितना येलो कलर से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। अब ये इलोंगेशन मुझे निकालनी थी, मैंने तो डिस्प्लेस किया इसको इस डायरेक्शन में, मुझे ये वाली इलोंगेशन चाहिए थी, तो मैंने इसका कॉम्पोनेंट निकाल लिया, दैट विल बिकम x cos 45। अब इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लगेगा दैट इज kx cos 45। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हुआ क्या, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मुझे तो नेट फोर्स चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, इसका एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि ये कितना कंपोनेंट आता है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, देखो ऐसा है, ये एंगल 45 है, ये अब आपको ये एंगल चाहिए, तो ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना होगा 45। तो बस फिर ये भी हमें 45 पता चल गया, तो यहाँ पर फोर्स कितना आ रहा है एफ डैश कोस 45, तो नेट फोर्स हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो फिर से एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, आपके पास बेसिकली 3 स्प्रिंग्स हैं जो ए बी सी, जिन सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और इसका जो एंगल है इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ बेसिकली वो 45 डिग्री है। ठीक है, ओके, मीन्स ए और सी के बीच में जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है। सिमिलरली बी और सी के बीच में जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आपका जो मास है, ये जो आपकी छोटी सी बॉडी है, इसको आपको डिस्प्लेस करना है अगेंस्ट सी डायरेक्शन। मतलब आप इसको उठा के यहाँ कहीं ले गए हो। तो अब देखिए, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो आपकी ये वाली स्प्रिंग है, ये नीचे की तरफ आएगी खिंच के, और ये वाली जो स्प्रिंग है वो आगे की तरफ आएगी खिंच के, है ना। तो हमें इन दोनों में इलोंगेशन देखनी पड़ेगी कि इसमें कितनी आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ कंपोनेंट आएंगे दोनों में, तो वो अब आपको देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या कंपोनेंट आ रहा है, इसमें क्या कंपोनेंट आ रहा है। क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस इज 45 डिग्री।
चलो देखते हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एकदम जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उसी को रेफरेंस लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये आपका मास m है, ये दूसरी स्प्रिंग है और ये से थर्ड स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड है और इस एक्सिस के साथ ही एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपके स्प्रिंग A है, B एंड C। अब आपने क्या किया, इस जो मास है इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। तो पहले ये यहाँ हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब हम इसको कहाँ ले गए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दिया है अब हमने। अब ये कहीं यहाँ चला गया है क्योंकि सी के डायरेक्शन में इसको मूव करना था, तो अब ये यहाँ कहीं जा चुका है। ठीक है, ये अब यहाँ पर आ गया। तो ये समझिए कुछ इस तरीके से समझना इसको। देखो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नाउ दिस इज डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। तो ये स्प्रिंग इतना इलोंगेट होगी यहाँ पर, है ना, और थोड़ा सा इसको मिड में बनाते हैं। तो ये स्प्रिंग इस तरीके से इतना इलोंगेट होगी, मतलब इसके अंदर ये वाली इलोंगेशन आ गई, इसके अंदर ये वाली इलोंगेशन आ गई। समझ गए आप मेरी बात को? आपने इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, इसको x डिस्प्लेस किया है। इस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को कितना कंप्रेस कराया है, x कंप्रेस कराया है। तो ये वाली स्प्रिंग तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधा सीधा फोर्स लगा देगी इस डायरेक्शन में kx, कोई समस्या नहीं है। पर बात आती है, ये जो एंगल दिया गया ना, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये अगर x डिस्प्लेस हुआ तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, x cos 45। जब आपने इसको इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेस किया तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, x cos 45। तो यहाँ जो इलोंगेशन आई है वो किसकी वजह से आई है, x cos 45 की वजह से आई है। तो इसके इस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन कितनी आ गई, दिस इज x cos 45, है ना। इस स्प्रिंग में इसकी वजह से इलोंगेशन आएगी। अब देखो आपने इसको x इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर गया, एक कंपोनेंट इसका नीचे आएगा एंड दैट विल बी x sin 45। और इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर इलोंगेशन हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये x आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है, अपने इस पॉइंट से आपने x इधर डिस्प्लेस किया और उसकी वजह से एक कंपोनेंट इसका इधर चला गया, एक कंपोनेंट आपका इधर चला गया, ये मान के चलो। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको x डिस्प्लेस किया, ये x कंपोनेंट, एक x cos 45 इधर चला गया, x sin 45 इधर आ गया। तो इस x sin 45 की वजह से जो आपकी स्प्रिंग A है इसके अंदर इलोंगेशन आ गई। तो देखिए अगर इसके अंदर x sin 45 जितनी इलोंगेशन आई है तो इसके अंदर फोर्स कितना लग जाएगा, kx sin 45। इसके अंदर फोर्स कितना आ जाएगा, kx cos 45, है। अब मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। जो सी स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस मास पे वो कितना है, ये है Fc एंड दैट इज इक्वल्स टू kx। अब आप देखो तो हमारे पास ऐसा सा सिस्टम आ गया है, ये Fb है, ये Fa है और ये आपका Fc है। अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं, A और FB का रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो F नेट अगर मैं निकालना चाहूं तो FC प्लस रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FB हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है FA इक्वल्स टू कितना है आपका, kx cos 45 मीन्स kx बाई √2। FB कितना है, kx cos 45, अगेन ये भी सेम वैल्यू है, मतलब दोनों फोर्स आपके इक्वल है। FA और FB दोनों ही क्या है, बराबर है। तो अगर मैं रिजल्टेंट ऑफ FA देखूं एंड FB तो वो क्या होगा, kx बाई √2 का स्क्वायर प्लस kx बाई √2 का स्क्वायर। बट
अब अगर नेक्स्ट जो टर्म आती है 2ab cos थीटा, थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, kx प्लस इट्स बिकम √2 kx बाय में √2, राइट। ये इससे कैंसिल, एफ नेट की वैल्यू आ गई और वो कितनी आई है, 2kx। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके लिए फोर्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ अगर हम देखें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/2k। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया इस केस में। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया इस केस में। तो जस्ट आपको जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दिया जाएगा तो वहां पर दो ही चीजें देखनी है, इलोंगेशन एंड फोर्स। अगर सभी लीनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर कोई कुछ एंगल पे दिया गया है तो वहां पर आपको केयरफुली इलोंगेशन फाइंड आउट करनी होगी कि इलोंगेशन कितनी आ रही है हर स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो बस सॉर्टेड है। हमारा मेन काम क्या है, इलोंगेशन को ढूंढना कि किस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आ रही है। वो चीज अगर आपको समझ में आ गई फिर तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम डील कर रहे हैं इलोंगेशन के साथ। ठीक है, चलिए भैया तो एंड करते हैं। ये कुछ बातें थी रिलेटेड विद योर स्प्रिंग मास सिस्टम। जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, ये भी वैसे भी जेस्ट के पेपर में पूछा गया था, जेस्ट 2021 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज आस्क्ड इन जेस्ट 2021। ओके, चलो ठीक है भैया। अभी आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। जो TIFR 2024 का पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया है, कुछ इसी तरीके का है जैसा लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है। TIFR में आया था TIFR 2024। अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, चाहे गलत ही करना, जो भी आंसर आए ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, सॉल्व करना, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना तो सेकेंडरी है। अगर आप ट्राई करोगे, गलत करोगे तो आप सीखोगे ज्यादा। वन गो में चीजें हो रही हैं वो तो अच्छी ही हैं, बट जिस चीज में अगर आपको ये लगता है कि मुझसे हो ही नहीं रहा, उसके लिए ट्राई करिए। गलत करोगे इट्स ओके, बट आप जब उसका सही सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ भी तो आएगा ना कि हाँ आप क्या अप्रोच गलत लगा रहे थे। ठीक है, तो इसका सभी के सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन आया था कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे ही है वो। जो अप्रोच मैंने अभी आपको सिखाई है, इसी अप्रोच के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है इलोंगेशन क्या आ रही है स्प्रिंग के अंदर फॉर अ गिवन एंगल। ठीक है, वो अगर आप निकाल लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसको ट्राई करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है, कोलिजन अगर हम इसमें इन्वॉल्व करें तो क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्लानिंग।